तो फाइनली यूएफबीयू की तरफ से स्ट्राइक का नोटिस आ गया है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पिछले कम्युनिकेशंस में यूनियन ने बोला था कि जैसे ही पीएलआई क्रेडिट की जाएगी तो इमीडिएटली हम उसको टेकअप करके स्ट्राइक का अनाउंसमेंट कर देंगे। लेकिन स्ट्राइक का अनाउंसमेंट जो है 11th ऑफ सितंबर को आया है, एक डिलेड टाइम के बाद आया है। उसके कुछ लीगल रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं, और पीएलआई के बारे में भी इस सर्कुलर में डिटेल में बात करी गई है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक आती रहे। तो यूएफबीयू ने रूल 25 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन रूल्स जो है 2026 के, उसके अकॉर्डिंग जो है स्ट्राइक का नोटिस जो है सर्व कर दिया है। और इसमें क्या मैंडेटेड है कि कम से कम 14 डेज पहले जो है ये स्ट्राइक का नोटिस जो है देना पड़ता है, यानी इमीडिएटली स्ट्राइक पे जाने का कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो जो इन्होंने किया, जो इन्होंने टाइम लिया, उसका जो कारण है वो ये है। मैं कहीं भी इनके एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको लीगल रीजनिंग बता रहा हूं कि ऐसा क्यों किया गया है। तो अंडर सेक्शन 62 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन को 2020 सब सेक्शन 1 ये इन्होंने जो है नोटिस दे दिया है। और जो इन्होंने नोटिस दिया है वो सिंगल नोटिस नहीं दिया है, इन्होंने क्या किया है कि 11th ऑफ सितंबर का भी इसमें नोटिस दे दिया है। उसके बाद जो 28, 29 और 30 सितंबर को स्ट्राइक होने वाली है उसके बारे में भी इन्होंने इसी में जिक्र कर दिया है। और जो कंटिन्यूअस स्ट्राइक है, जो उसमें इंडेफिनिट स्ट्राइक की बात की गई है, उसको भी इसमें इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो तीनों स्ट्राइक का जो नोटिस है इन्होंने एक साथ यहाँ पे इशू कर दिया है। और जो डिमांड है उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली डिमांड है 5 डेज बैंकिंग को लेकर के। जिन्होंने बोला था कि सेटलमेंट में ऑलरेडी एग्रीड हो चुका है 2024 में, उसके बाद भी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। दूसरा, इन दो डिमांड्स को समझने की आपको नीड है, और पीएलआई के बारे में डिटेल चर्चा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सेकंड एंड थर्ड डिमांड जो है वो इंटीग्रेटेड डिमांड है, जिसमें इन्होंने पहले बोला कि आप जो है विड्रॉ कर लीजिए पीएलआई स्कीम को जो स्केल 4 एंड अबव के लिए आई है, और जो उसका इंप्लीमेंटेशन है उसको अबेंस में कर दीजिए, यानी अभी फॉर द टाइम बिंग उसको जो है ठंडे बस्ते में आप डाल दो। दूसरा, जो पीएलआई स्कीम है ऑलरेडी जो चल रही है स्केल 3 की, और जो बात दूसरी भी देनी है उसको मॉडिफाई करने की बात इन्होंने यहाँ पे की है। और उसको मॉडिफाई कैसे करना है? विद डिस्कशन, बायलैटरल डिस्कशन। आप खुद से गवर्नमेंट जो है अपना पीएलआई ना देकर के डिस्कशन के थ्रू इसको दे। और लास्ट इशू जो है वो है रेजिडुअल इश्यूज को लेकर के, जिसमें अगर आपको याद होगा पेंशन अपडेशन की बात थी, ग्रेचुइटी को बढ़ाने की बात थी, ये सारी चीजें जो पेंडिंग इश्यूज थे पिछले बाइपोटाइट के, उसके बारे में भी इन्होंने कहा। एजुटेशनल प्रोग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट डेट 11 सितंबर है। उसके बाद 28, 29, 30 जिसमें ऑल इंडिया स्ट्राइक है, और फिर 26 अक्टूबर जिसमें इंडेफिनिट स्ट्राइक है। अब थोड़ा सा 5 डेज बैंकिंग को लेकर बात कर लेते हैं। ये 5 डेज बैंकिंग के बारे में इनका कहना है कि ये जो इशू है 2015 से हमने डिमांड किया था, जिस डिमांड के अगेंस्ट में सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को जो है ऑफ कर दिया गया था, और जो अदर सैटरडेज थे उनको फुल डे कर दिया गया था, जो कि हाफ डेज होते थे। अभी भी अगर 5 डेज की अगर आप डिमांड देखेंगे तो 5 डेज में कम्युनिकेशन पूरा नहीं मिल पा रहा है। हमें ये बताना चाहिए हर एक फॉर्म पे कि जो 5 डेज का जो डिमांड हम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में वर्किंग आवर को इंक्रीज करने की बात भी कही गई है। तो ये जो 5 डेज बैंकिंग की डिमांड है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि 5 डेज बैंकिंग की डिमांड हो रही है, वर्किंग आवर्स अभी भी सेम रहेंगे, बढ़ जाएंगे कंपैरेटिवली जो पहले थे उससे। फिर ये आते हैं कि एक मेमोरेंडम साइन हुआ था इसमें जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ हुआ, उसमें इन्होंने बताया कि जो ऑल सैटरडेज को हॉलीडे डिक्लेयर करने की बात है अंडर एनआई एक्ट ऑफ, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को ये भेज चुके हैं। और अल्टीमेटली 8 मार्च को जब आपका ज्वाइंट नोट सेटल होता है, साइन होता है, सेटलमेंट आपकी साइन होती है, तो उसमें ये एग्रीमेंट रीच हो जाता है आईबीए और यूनियंस के बीच में। और आईबीए रिकमेंड कर देती है गवर्नमेंट को कि जो वर्किंग आवर्स हैं उसको चेंज कर दिया जाए, और अल्टीमेटली सैटरडे संडेज को हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाए। उसके बाद ये थोड़ी सी जो स्टोरी बताते हैं हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ब्रीफली आपको बताता हूँ। स्ट्राइक अनाउंसमेंट होता है, डेफर हो जाता है क्योंकि डीएफएस की तरफ से इनको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, लेकिन चीजें अबेंस में रहती है, कुछ नहीं होता। फिर जनवरी 2026 में एक स्ट्राइक होती है अनडू डिले के अगेंस्ट में, और फिर सारी चीजें आप लोगों को पता है जो चली आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं पीएलआई के बारे में। तो पीएलआई में अभी 2 स्कीम्स रनिंग है, जिसमें अप टू स्केल 3 के लिए जो है एक स्कीम चलती है अप टू स्केल 3 के केस में, जिसमें आपको 15 डेज का बेसिक प्लस डीए मिल जा रहा है। और जो दूसरा है वो स्केल 4 एंड अबव के लिए है, जिसमें आपको 365 डेज का एनुअल बेसिक के हिसाब से पैसे मिल जा रहे हैं, जिसमें 70% सीलिंग, 80% सीलिंग इस टाइप से अलग अलग स्केल पे रखी हुई है। तो उधर फोकस एरिया क्या है कि जो पीएलआई है वो 365 डेज एनुअल बेसिक पे का मिल रहा है, वेरेस इसमें बेसिक प्लस डी का मिल रहा है। दूसरा, फॉर्मूला में भी डिफरेंस है। अगर आप उस कैलकुलेशन को समझेंगे तो जो अप टू स्केल 3 की है पीएलआई, उसमें पैरामीटर्स बैंक्स पे दिए हुए हैं, वो डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो मिलती है। किसी बैंक में 13 डेज की मिलती है, किसी में 14 डेज की मिलती है, किसी में 10 डेज की मिलती है अकॉर्डिंगली। लेकिन ऐसे भी इंस्टेंसेस आएंगे जिसमें अप टू स्केल 3 को कोई पीएलआई नहीं मिलेगी, और बट स्केल 4 जो है वो एलिजिबल होंगे, क्योंकि उनके जो 4 पैरामीटर्स हैं स्केल 4 एंड अबव के, वो एंटायरली डिफरेंट है। उसको हम सेपरेटली एक वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम कल उस वीडियो को रिलीज कर देंगे, जिसमें आपको थ्रू कैलकुलेटर हम सारी चीजें समझाएंगे, पूरी पीएलआई स्कीम को भी समझाएंगे। तो कुल मिलाकर के ऐसे इंस्टेंस भी देखने को मिल सकते हैं जब स्केल 4 एंड अबव को पीएलआई मिल जाए और अप टू स्केल 3 को नहीं मिले। तो पीएलआई के बारे में जो भी इन्होंने
डिस्कशन किया, डिस्क्रिमिनेटरी है, प्रॉब्लमेटिक स्कीम है और इसमें भी डिवीजन है, इंटर स्केल और इंट्रा स्केल भी इसमें डिवीजन है। अगर आप देखेंगे तो जो 20% है बॉटम, उनको स्केल 4 एंड अबव में भी कोई पीएलआई नहीं मिल रही। दूसरा, इसका कॉस्ट भी बहुत हाई है, क्योंकि जो 5% ऑफ द एम्प्लॉय को मिल रहा है पीएलआई स्केल 4 एंड अबव को, उसकी जो वैल्यू है वो कहीं ज्यादा है जितना कॉस्ट अप टू स्केल 3 में देने में आ रहा है। ये सारी इश्यूज तो हैं, हमें ऑलरेडी पता है। इन्होंने जो डिमांड किया है, इनके जो पॉइंट्स हैं, इन्होंने 9 पॉइंट यहाँ पे रखे, जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इनका कहना है कि जो डीएफएस की स्कीम है, ये म्यूचुअली और बायोलेटरली एग्रीड जो यूनिफॉर्म स्कीम है उसके अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे बेस्ड है और ये डिवीजन क्रिएट करती है अप टू स्केल 3 एंड अबव में। जो स्केल 3 एंड अबव यानी 4 जो एम्प्लॉय हैं वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस पे मिल रही है, और अप टू स्केल 3 जो है वो बैंक की परफॉर्मेंस के बेस पे मिल रही है। तो ये कॉन्ट्रेरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो टीम है उसमें डिवीजन क्रिएट करती है। ऑब्वियसली अगर आपने हाल फिलहाल की मीटिंग्स अटेंड की होंगी तो आपने वहां बहुत बार सुना होगा, अब मैनेजमेंट जो है सिर्फ पीएलआई के बारे में बात कर रही है, सिर्फ रैंकिंग के बारे में बात कर रही है, जिससे एक डिवीजन आएगा टीम के बीच में। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे है ये स्कीम, और जो ऊपर मैंने अभी डिस्कस किया कि 15 डेज प्लस डीए मिल रहा है ऑफिसर्स को, और वेरस जो आपके एग्जीक्यूटिव हैं उनको 365 डेज एनुअल बेसिक पे का मिल जा रहा है। कॉस्ट की भी जैसे मैंने चर्चा करी कि जो 5% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स है उसका जो कॉस्ट है वो ग्रोसली डिस्प्रपोर्शनेट है एज कंपेयर टू द इंसेंटिव पेबल टू द रिमेनिंग 95% ऑफ द वर्कफोर्स। तो उसका कॉस्ट भी कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। तो इंटर कैडर और इंट्रा कैडर भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, जिसकी मैंने अभी बात की थी कि जो बॉटम के 20% एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको कोई पीएलआई नहीं मिलने वाला है। और एक ये बात है बड़ी पिक्यूलियर सी, जो पूरी शायद नहीं इन्होंने डिटेल में बताई है, लेकिन इनका ये कहना है कि जो ज्वाइंट नोट है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट उसको साइन नहीं किया जाता, बट जो ज्वाइंट नोट है वो आईबीए साइन करती है, वो बैंक बोर्ड जो है उसको अप्रूव करते हैं, जिस बेसिस पे अमेंडमेंट होती है ऑफिसर की सर्विस रेगुलेशन में, पेंशन रेगुलेशन में, और जो दोनों एक लीगल लेजिस्लेशन हैं, उसके बाद एक गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया जाता है गवर्नमेंट का सारी अमेंडमेंट्स को लेकर के। तो ये इम्प्रॉपर है अगर इसको ज्वाइंट नोट को ऐसा बोलना कि इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी ही नहीं है, यानी इसके बारे में नहीं बताया गया कि ये कौन बोल रहा है कि जो ज्वाइंट नोट है उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, इस पे थोड़ा सा हमारे को डेलिब्रेट करने की जरूरत है। कमेंट में आप अपने व्यू जरूर बताएं इसमें। और जो लास्ट है इनका रेजिडुअल इशू, मैं आपसे बहुत बार चुका हूं, तो पूरा मुद्दा इस प्रकार से निकल के आ रहा है। अल्टीमेटली तो स्ट्राइक होने की है, सर्व हो चुका है, गवर्नमेंट को मिल चुका है, लोग दे चुके हैं, यानी स्ट्राइक तो ये लोग करेंगे। अल्टीमेट देखना होता है डिक्लेयर होगी या नहीं होगी, क्योंकि पहले भी ऐसी बहुत सारी स्ट्राइक के नोटिस इशू हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली स्ट्राइक नहीं हुई है। तो आई होप अभी जो है एजिटेशन किस डायरेक्शन में जाएगा, अच्छी डायरेक्शन में जाने की इसकी उम्मीद है। प्रोटेस्ट अगर आप देखेंगे तो इस बार थोड़ा सा लार्ज स्केल है, कंपैरेटिवली लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि इस स्कीम को लेकर जितना डिसकंटेंट आया है मेरे हिसाब से किसी पर्टिकुलर स्कीम को लेकर अब तक नहीं आया है। तो बैंकर्स में काफी रोष है इस पूरी की पूरी पीएलआई को लेकर के। तो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इस सर्कुलर की भी सारी जो छोटी छोटी बातें हैं मैं आप तक कम्युनिकेट कर पाया हूँ। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल इनसाइटफुल एक्स पे।